नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज हम बात करेंगे ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी की। भारत का सर्विस सेक्टर लगातार शानदार उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है और अब एक रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर ये जानकारी और पुख्ता हो जाती है। ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर दोगुनी हो गई है। जी हां, गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी हुई। एंगटॉड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत का सेवा निर्यात 11.4% बढ़ गया है। इसी रिपोर्ट के अनुसार चीन का सेवा निर्यात 2023 में 10.1% कम हुआ है। सेवा निर्यात वृद्धि में ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, हॉस्पिटैलिटी इन सेक्टर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में सबसे ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लिए होता है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाजारों में भी भारत के सेवा निर्यात की अच्छी ग्रोथ है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञों के माध्यम से। संजीव झा, CFO इंडिया एंड डायरेक्टर ऑन बोर्ड परसोल कैली इंडिया, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय सहाय हैं, डायरेक्टर जनरल एंड CEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअली जुड़ने के लिए। और धन्यवाद है जनता जनार्दन का जो हमारे साथ यहां पर मौजूद है। देश की आवाज बनकर आपके लिए भी तालियां होनी चाहिए। संजीव जी, हम देख रहे हैं कि एक क्षेत्र से नहीं बल्कि हर क्षेत्र से अच्छी खबरें आ रही हैं। अभी GST कलेक्शन की बात आई, वो ऑल टाइम हाई रहा। हम देख रहे हैं कि चहुमुखी विकास हो रहा है। उसके बीच में इस रिपोर्ट का आना क्या कुछ संकेत देता है? ये बहुत उपलब्धियों में से एक और उपलब्धि है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा IT और BPO में हमेशा से एक बड़ा शेयर रहा है मार्केट में, ओवरऑल वर्ल्ड में। और अब ये देखने में आ रहा है कि हर सेक्टर में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, आई थिंक सभी एरियाज़ में, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड हो, आई थिंक सभी एरियाज़ में अब इंडिया में हर ग्लोबल कंपनी अपना एक सेटअप करना चाह रही है, क्योंकि इंडिया में वो स्किल सेट अवेलेबल है जो बाहर के देशों में अवेलेबल नहीं है। और ये मतलब आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारी GDP ग्रोथ फोरकास्टेड है, अभी अब हमारी सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट GDP ग्रोथ कंट्री इन द वर्ल्ड है। और उस हिसाब से आने वाले टाइम में हमारी रिक्वायरमेंट और हमारा जो योगदान है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, आई थिंक वो बहुत सराहनीय होने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होने वाला है। तो आई थिंक ये आने वाले समय में बहुत उपलब्धियां सुनने में मिलेंगी। आज अब जो हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आप GCC का जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, वो किसी समय में आज से 10 साल पहले अराउंड 400 या 500 होते थे। आज के टाइम में लगभग 1600 के करीब वो सेंटर्स हैं और ऑलमोस्ट 16 से 17 लाख एम्प्लॉयमेंट लोगों को दी है। और नॉट जस्ट कि लो एंड वर्क को वो कर रहे हैं, इनफैक्ट हाई एंड वर्क को भी कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में और हाई एंड वैल्यू वर्क हमारे यहाँ मतलब आएगा और हम उसको सर्विस करेंगे इंडिया से। तो मतलब ये एक तरह का, मैं कहूँगा बहुत उपलब्धियाँ हैं। उनमें से एक ये है, बहुत सारी चीज़ें वोकल होंगी आने वाले टाइम में। ये एक सुनहरा युग है। मैं तो अपने यंगस्टर्स को हमेशा बोलता हूँ कि गोल्डन डेकेड है आपके लिए, और आई थिंक इससे अच्छा टाइम कभी मिलेगा नहीं। बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ सवाल है, क्या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ साझा करना चाहते हैं? माइक। गुड आफ्टरनून सर, मैं लक्ष्मण, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र। मेरा सवाल है कि हम सभी को ये गर्व हो रहा है कि देश दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है हर फील्ड के अंदर। इसी के साथ हम ग्लोबल टैलेंट एक्सपोर्ट्स में भी नंबर 1 है।
तो हम उस ग्लोबल टैलेंट को भारत में रहकर कैसे यूटिलाइज करें या भारत में कैसे उनको रख सकते हैं, इस बात पे थोड़ा अपने विचार साझा करें सर। देखिए, जो हम सर्विस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर भारत में रह के ही यूटिलाइजेशन इसका हो रहा है, एक्सपोर्ट्स का। तो जैसे मैंने बताया आपको कि 500 से अराउंड 1600 सेंटर्स जीसीसी इंडिया में खुले, अराउंड 3 लाख 4 लाख एम्प्लॉयज़ से ऑलमोस्ट आज 15 से 16 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, और आने वाले टाइम में ये नंबर बढ़ेगा। ये सारा टैलेंट आपको इंडिया में ही बैठ के डिलीवरी कर रहा है, जिसमें नंबर 1 हमारा बेंगलोर हब है, और फिर उसके बाद हमारा दिल्ली एनसीआर है, और धीरे धीरे ये हर सिटी में एक तरह से स्प्रेड हो रहा है, बिकॉज मतलब वर्क फ्रॉम एनीवेयर एक नया कंसेप्ट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप इस वर्ड को सुनते हो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये अपने आप में ही एक चीज़ को प्रूव करता है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, और हम उस कैपेबिलिटी को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। और इंडिया में हमने ये प्रूव करके दिखाया है कि हमारा जो यूथ है और जो हमारे यंगस्टर्स हैं और जो हमारे दे आर वेरी ब्रेनी, दे कैन डिलीवर एनीथिंग। तो उन लोगों ने इस चीज़ को दिखाया है और ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप नहीं शुरू करते हो उसमें समय लगता है, उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिलने में टाइम लगता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी अब हमारी आ गई है, और अब जो ग्रोथ होगी वो बहुत फास्ट मोड में होगी। और आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत सारा टैलेंट जो है वो इसी पूरा हमारा सर्विसेज में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सर्विस एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा जिन सेक्टर्स ने अपना योगदान दिया है उसमें ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी है, और ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी कोविड की। उसके बावजूद भी क्या हम उभर कर इस क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, ये इस बात का उदाहरण है? बिल्कुल, आई थिंक कोविड एक तरीके से हमारा टेस्ट था कि हम ओवरऑल सस्टेन कैसे करते हैं इसको। लेकिन जैसे ही कोविड हमारा ख़त्म हुआ, बहुत सारे सेक्टर्स ने बाउंस बैक किया। उसमें से एजुकेशन एक है, इंश्योरेंस अलग है, ट्रैवल है, इवन आईटी ऑल्सो बाउंस बैक। जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर आप देखोगे हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स में, वो पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा हुई है, 20% प्लस के करीब ग्रोथ हुई है ओवरऑल, जिसने कुल मिला के इस ग्रोथ को डबल करने में हमको बहुत फास्ट योगदान दिया है। अब क्योंकि बेस बहुत बड़ा हो गया है, तो अब आगे बहुत ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ होगी, और फिर एक एक्सप्लोजन होगा, फिर कुछ बड़ा ग्रोथ होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ जो हैं अनलिमिटेड हैं हमारे पास, और टैलेंट भी हमारे पास अनलिमिटेड है। तो आई थिंक वी हैव टू जस्ट मैच द अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी विद द अनलिमिटेड ब्रेनी टैलेंट जो हमारे पास इंडिया में है। और जस्ट इमेजिन जब ये मिल जाएंगे आपस में तो क्या होगा। और आई थिंक पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देख रहा है आज की डेट। संजीव जी ने तो शुरुआत में ही आशा जताई है अपने यंगस्टर पर। उन्होंने कहा कि अगर सर्विस सेक्टर से ज़्यादा यंगस्टर जुड़ते हैं या फिर सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए स्टार्टअप्स शुरू करते हैं तो ये सिनेरियो और भी बेहतर हो सकता है। कुछ यंगस्टर्स अपनी आवाज़। मेरा नाम ईशान शुक्ला है, मैं हंसराज महाविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे कि पिछले कई सालों से अमेरिका की सिलिकॉन वैली नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है और सर्विस सेक्टर का हब बनता जा रहा है, तो क्या 2047 का माननीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत इतना सामर्थ्य रखता है या इतना सामर्थ्य जुटा पाएगा कि वह भी एक नई सिलिकॉन वैली की तरह उभर के आए और सर्विस सेक्टर का हब बने और यहाँ के लोग यहीं पे रहें, यहाँ का टैलेंट यहीं पे रहे? आप इस प्रश्न पे अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और जैसे मैंने कहा एक सुनहरा वक्त चल रहा है हम लोगों के लिए। आपको ये पता ही होगा कि हम ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की। वी हैव ऑलरेडी गॉट दैट प्लेस, और हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की रास्ते में हैं बिल्कुल। और 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी का मतलब ये होता है कि वी आर वेरी बिग, वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और आई थिंक जब हम लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाते हैं तो हमारे पास वो सब फैसिलिटीज़ और वो सब चीज़ें जो हम आज तक नहीं कर पाए हैं, वो सारी चीज़ें हमारे को ग्रोथ मिलती है। और ये सब जो आप आज सुन रहे हो, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट में अपना शेयर डबल किया, ऐसे बहुत कीर्तिमान है। हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने इम्प्रूवमेंट किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सब आज ऐड होके एक ग्लोबल ब्रांडिंग इंडिया के लिए बन रहा है। और सिलिकॉन वैली से भी बड़ा हब बनेगा हमारा देश, ऐसा मेरा सोचना है आने वाले टाइम में। जी, आप
नमस्कार सर, मेरा नाम आदर्श राजेश कुमार सिंह है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार स्मॉल एंड मीडियम साइज़ इंटरप्राइजेस के लिए क्या समर्थन योजनाएं बना रही है कि वो विदेशी मौक़ों का फ़ायदा उठा सके। और दूसरा सवाल ये है कि सर सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ है उसका मोमेंटम जिस तरीके से है उसमें एम्प्लॉयमेंट हाइक दिखा जाएगा, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। तो हमारा जीडीपी इंक्रीज़ होगा बट एम्प्लॉयमेंट का स्ट्राइक होगा इसमें। यही मेरा सवाल है। अजय जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपने सवाल सुन लिया होगा। एमएसएमई का क्या कुछ योगदान है, क्या चुनौतियां हैं, उसको कैसे साथ लेकर चला जा सकता है, और एम्प्लॉयमेंट का भी इन्होंने जिक्र किया। और ये बात सामने आई भी है कि जिस तरीके से सर्विस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। आपका क्या कहना है? डेफिनेशन में गवर्नमेंट ने एमएसएमई के बहुत जो बड़े कंसर्न थे कि उनके पास टेक्नोलॉजी लाने का स्कोप नहीं था, बिकॉज इन्वेस्टमेंट लिमिट प्लांट एंड मशीनरी में बहुत कम थी, उसको गवर्नमेंट ने 5 फोल्ड कर दिया है। उनको इंटरनेशनलाइजेशन की ओर अग्रसित करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टर्नओवर को टोटल टर्नओवर से अलग कर दिया है। सेकेंडली, एमएसएमईज को एक्सपोर्ट की तरफ जाने के लिए एक तो उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में गवर्नमेंट ने फायदे दिए हैं। एक्सपोर्ट्स के लिए उनकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने लाई हुई है। एक्सपोर्ट लेंडिंग को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखा गया है। मार्केटिंग एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपनी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव रखी है, डीसीएमएसएमई ने अपनी एमडीए स्कीम रखी है। जहां तक हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम रखी गई, जिससे उनको जो अपना को रिलेटेड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने स्किलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लाया है। हम तो स्किलिंग में अब री स्किलिंग अप स्किलिंग की बात कर रहे हैं। जहां तक दूसरा इशू आता है जॉबलेस ग्रोथ और सर्विसेज सेक्टर में लेस ग्रोथ का, देयर आर फ्यू सर्विसेज जहां पे व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएट होते हैं और कुछ सर्विसेज, वो कम सर्विसेज में हमें ब्लू कॉलर जॉब क्रिएट करते हैं। जैसे अब हम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात करें या हम ट्रैवल एंड की बात करें या ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, तो यहाँ ब्लू कॉलर्स जॉब भी काफी क्रिएट हो रहे हैं। और हमें ये भी देखना होगा कि मोड 2 ऑफ सर्विसेज जहाँ फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है, उन सर्विसेज में हम बहुत से जॉब क्रिएट कर रहे हैं। जहां तक अदर सर्विसेज है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज है, उसमें ऑफकोर्स हमें एक प्रोफेशनलिज्म का, एक स्किल सेट का रिक्वायरमेंट है, वहां व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएट होंगे। लेकिन आज की डेट में जिस तरह का इंडिया यूथ जिस तरह के कॉलेजेस से निकल रहा है, पढ़ के निकल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉय करें, और जो हमारा अदर लेबर है जो कि एग्रीकल्चर से ट्रांजिट कर रहा है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा करें, या हम इस तरह की सर्विसेज में करें जहां ब्लू कॉलर जॉब्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि ट्रैवल सेक्टर है, ट्रैवल सेक्टर में आप कहीं भी एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो, वो भी ब्लू कॉलर जॉब क्रिएट करता है, और तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर हम जाते हैं तो इंटायर लॉजिस्टिक्स में काफी जॉब क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सब सेक्टर्स हैं जहाँ पे सर्विसेज सेक्टर भी जॉब ज्यादा क्रिएट करेगा। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम जो व्हाइट कॉलर जॉब भी क्रिएट करें, बिकॉज अब इंडिया अगर डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहता है तो जनरल परचेसिंग पावर इंक्रीज होना चाहिए, और हमारी जो युवा जो निकल रहे हैं उनका भी परचेसिंग पावर इंक्रीज होना चाहिए। जी, कोई और? नमस्कार सर, हमारा नाम वैभव चतुर्वेदी है। हम सर हंसराज कॉलेज में अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम देख रहे हैं आज भी वैश्विक स्तर पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे फिर वो मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट हो या फिर हाल ही में आई हुई गोल्डमैन सैच्स रिपोर्ट हो, ऐसे में दिखाया जा रहा है कि जो भारत की जीडीपी है वो 7 के आसपास कहीं ना कहीं आंकलन है उसका 2030 तक। बताया जा रहा है कि 800 बिलियन की इकॉनमी बनने वाली है हमारा भारत, जो कि मोदी जी के दिखाए गए 1 ट्रिलियन इकॉनमी के काफ़ी पास है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि आज जब हम इकॉनमी के रूप में तो बढ़ रहे हैं पर कैपिटा इनकम हमारा उतना नहीं बढ़ रहा है, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ऐसे में सर इसकी सार्थकता कितनी रह जाती है कि ये रिपोर्ट धरातल पर भी लागू हो पाएँ, उन्हें दिखे उनका असर धरातल पे। सर जी संजीव, धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जीडीपी ग्रोथ में हम थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हम पर कैपिटा देखें तो वो आज भी हमारी बहुत कंपैरेटिवली कम है। अगर हम सपोज़ फर्स्ट 2 इकोनॉमीज़ को देखें जो जीडीपी में जो नंबर 3 से पहले जो नंबर 2 और नंबर 1 है, तो मैं एक इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अपना व्यू बताना चाहूँगा कि जितनी भी ये ग्रोथ आज हमारी कंट्री में हो रही है, और जिस तरह से सभी सेक्टर्स में आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है, सभी सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं और सभी सेक्टर्स नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।
बहुत सारी FDI आ रही है। मेरे को लगता है कि जब हमारा जो पूरा डिमांड और सप्लाई साइकिल है, जैसे कि आप हाउ डज द इकोनॉमिक साइकिल वर्क, समबडी मैन्युफैक्चर समथिंग एंड समबडी गेट्स एम्प्लॉयड, आप उसको फिर बनाते हो, फिर आप उसको बेचते हो, फिर उससे आपकी इनकम होती है, फिर कोई उसको ख़रीदता है, तो वो पूरी साइकिल चलती है। आई थिंक आज जो हमारी इकॉनमी है, जहाँ तक मेरी समझ है, ये अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन इकॉनमी है जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ होगी। जब ये कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी, तब हमारी पर कैपिटल इनकम बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे शूट अप करेगी। तो ये एक ट्रांजिशन है और इसमें समय लगेगा, हर इकॉनमी ऐसे ही ट्रांजिशन करती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है और उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, और पूरी जो फिस्कल गवर्नेंस है उसको ध्यान में रखा जा रहा है, जिस तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन को ध्यान में रखा जा रहा है। तो जो ये आपका प्रश्न है, ये जो हमारे देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं, वो सब इस चीज़ को बड़ा ध्यान से लेके साथ में चल रहे हैं, ताकि हर चीज़ का बैलेंस बना रहे और हर चीज़ जो है एक समय आने पर जो है उस शेप ले और फिर वो हम आगे बढ़ सकें दूसरों से। अजय जी, क्या आपको लगता है यंगस्टर्स को ये सर्विस सेक्टर से जोड़ने के लिए और सर्विस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए स्किल्ड करने की ज़रूरत है? क्या स्किल्ड किया जाए तो इस सेक्टर को और ज़्यादा लाभ होगा? देखिए, इस स्किलिंग की रिक्वायरमेंट हर सेक्टर में, चाहे मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं या मैं सर्विसेज की बात करूं, टू सम एक्सटेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्किल सेट का उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक स्किलिंग की बात है, वो हर के ऊपर अप्लाई करती है। जहां तक पहला क्वेश्चन था कि इंडिया जो इस तरफ ग्रोथ कर रहा है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी नहीं, अगर हमको डेवलप इकोनॉमी बनना है तो डेवलप इकोनॉमी सिर्फ साइज ऑफ जीडीपी से नहीं बनना पड़ेगा, हमें पर कैपिटा इनकम भी उस लेवल तक लाना पड़ेगा, हमें अदर फैक्टर्स भी उस लेवल के लिए लाने पड़ेंगे। तो हमें बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर डेफिनेटली मूव करना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट ये टारगेट लेके चल रही है कि 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, तो प्रॉब्ली उस तरह का पर कैपिटा इनकम भी इंडिया में भी होगा और ये बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरी चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, प्रॉब्ली जेंडर कंट्रीब्यूशन टू जो जीडीपी है वो भी बढ़ना पड़ेगा। अभी आज की डेट में अगर इंडिया में देखिए, विमेन का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी करीब 25% है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को, एडवांस इकोनॉमी को देखते हैं, तो वहां उनका शेयर 45 to 50% है, कुछ इकोनॉमीज में तो 50% से ज्यादा होगा। सो प्रॉब्ली हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना पड़ेगा कि विमेन को हम वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, एंटरप्राइजेस में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर विमेन मेन का रेशियो 50-50% है और एक सेगमेंट में 25% ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ओवरऑल जो हमारे जो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में लिए चैलेंजेस होगा। दूसरा चैलेंज हमारे लिए ये भी होगा कि हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने ज्यादा लोग हैं, उनको हम कैसे गेनफुली एम्प्लॉय करें। इसलिए वाइल सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्ली जो हम माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज है, अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो वो अगर एक्सपोर्ट्स में आते हैं, वो बहुत से जॉब क्रिएट करेंगे। एक प्रॉब्लम जो राइटली फुली कह रही है कि इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, प्रॉब्ली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर, नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर हम जॉब्स के देखें, शायद उस तरह के जॉब्स क्रिएट नहीं होते जिस तरह के जॉब्स हम लेदर सेक्टर्स या एग्रीकल्चर सेक्टर्स या हम टेक्सटाइल में क्रिएट करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की जो अब स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी है एक तरह से वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहती है और दूसरी तरफ वो सनराइज सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहती है। सो प्रॉब्ली टू ट्रेडिशनल सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हम काफी जॉब इंडिया में क्रिएट करेंगे, जिससे कि ये जो इशू रेज हो रहा है वो टू लार्ज एक्सटेंट एड्रेस भी होगा। जी नमस्ते सर, मेरा नाम मानस सिंह है और मैं हंसराज कॉलेज का छात्र हूँ। मैं मूलतः अयोध्या गोंडा जिला का रहने वाला हूँ और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि जैसे हमारे देश के जो युवा हैं वो निखरते और परखते तो यहाँ हैं, लेकिन उनका जो फुलफिल यूज़ किया जाता है वो अदर कंट्रीज़ करती है। उनके प्लेसमेंट हमें सुनने में भी आता है कि हमारी प्लेसमेंट यूएसए में लग रही है, अदर कंट्रीज़ में लग रही है। तो क्या उनको भारत में कब इतना व्यवस्थित रोजगार मिलेगा कि उनको किसी अदर देश के पास जाकर और वहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? साथ ही साथ इसके साथ एक छोटा सा प्रश्न और है कि कब एक ऐसा समय भी आएगा कि अन्य देशों को भी भारत के सामने अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और अन्य देशों को लोग को भारत आकर यहाँ पर जॉब करने का मजबूर होना पड़ेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर। ताली बजाने का मन कर रहा तो बजा सकते हैं। वैसे अजय जी ने इसका उत्तर दे दिया है। अजय जी ने कहा है कि भाई अब तो रिवर्स
ब्रेन ड्रेन चल रहा है। अब जो है बाहर के लोग जो है यहाँ पर आकर अपनी कंपनियां भी सेटअप कर रहे हैं और नौकरियां भी करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सी मैंने एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में भी काम किया है और मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बाहर की कंट्रीज़ में। इनफैक्ट मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ। वो इंडिया आना चाहते हैं, वो इंडिया की केस स्टडी को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो आज का जो मैनेजमेंट है जो वो सीखना चाहते हैं वो यहाँ से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। हर चीज़, हर सेक्टर कैसे बढ़ा, कोविड से हम कैसे बाहर आए, हमने सस्टेन कैसे किया, ये बाहर नहीं बता सकता। बाहर एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अगर आप देखो जितनी भी डेवलप्ड इकॉनमी है वो सब रिसेशन में ऑलमोस्ट 1%, 2% माइनस पे भी जा चुके हैं जीडीपी पे। तो वहाँ क्या आप सीखने को मिलेगा आपको? वहाँ पे सैचुरेशन है। तो आज आई थिंक वो टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है जब आज ग्लोबली इंडिया को बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जा रहा है और इंडिया को देखा जा रहा है कि, और जिस तरह से अजय जी ने भी बताया, हमारी एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी चीज़ें साथ में काम कर रही हैं। क्योंकि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ खुलेंगे, आपको पता है कि फॉरेन जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है उनको कहीं ना कहीं वो इसको इंडिया में खोलेंगे। जैसे आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहते हो तो वो इंडिया में भी उसका कैंपस होगा। क्यों है ऐसा? वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जो लोग हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे कंज्यूम हो जाएंगे और यहीं पे आप उसको अपना टैलेंट को निखार सकते हो। तो ये पूरा ट्रांजिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा। सर, कोलंबिया की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिहार में नालंदा और तक्षशिला जैसे हमारे पास एक सांस्कृतिक धरोहर रही है भारत की, तो क्यों ना हम उसको हम रिन्यू करें और उसको हम नए स्तर से शुरू करें। कोलंबिया की ज़रूरत मुझे नहीं लगता पड़ने वाली है। हमारे देश में जैसे अगर आप बात करें कालिदास जी, ऐसे महान कई ग्रंथों के जो रचनाकार थे वो उनका जन्म हुआ है। तो हमें चलिए, तो कोलंबिया साहित्य की बात चल रही है, लेकिन अगर बात करें तो एक अंग्रेज राइटर ने एक भारतीय इकोनॉमी पर एक किताब लिखी है और बताया गया है कि 2500 बरस तक लगातार भारत ने जो है आर्थिक रूप से पूरे विश्व पर कहीं ना कहीं कब्जा बनाकर रखा था। वो बाद में विदेशी आतताई आए, अंग्रेज आए, उसके बाद वो जो है कहीं ना कहीं हम लोग डिरेल हो गए। फिर से हम उस पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल, डिजिटलाइज करने में भारत जो है एक उदाहरण बनकर सामने आया है। अजय जी, डिजिटल सेवाओं का कितना बड़ा योगदान है और ये आगे किस तरीके से विस्तार ले सकती हैं? आखिरी आपका स्टेटमेंट। देखिए, अगर आप डिजिटल सेवाओं की बात कीजिएगा कि जो डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज हैं उसमें इंडिया में फिनोमिनल ग्रोथ हुई है। अगर आज की डेट में आप देखिए जो फाइनेंस रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, सबसे ज्यादा चाइना हमसे ज्यादा पॉपुलेशन, अब हमसे थोड़ा कम पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड में 40% उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में हुआ है। जिस तरह का हमने यूपीआई प्लेटफॉर्म बनाया है वो ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो जिस तरह का, एक तो हमारे पास जरूरत भी थी, कोविड एक बहुत अच्छा सा एक हमारे लिए एक तरह से उस टाइम में पॉजिटिव चीज आई कि हमने वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इस तरह की चीजें बनाई। देखिए, आने वाले दिनों में डिजिटली जो डिलीवर्ड सर्विसेज हैं, सबसे ज्यादा स्कोप उन्हीं सर्विसेज का रहेगा। एआई उसका वन पार्ट रहेगा, लेकिन ओवरऑल इंडिया में जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है वो डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा रहेगा। जो अगर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में मल्टीनेशनल इंडिया में इसीलिए आए हैं बिकॉज वो सर्विसेज वो इंडिया से ही डिजिटली डिलीवर्ड कर रहे हैं। तो अगर हम जीसीसी के कंसेप्ट को देखें या हम और चीजों को देखें तो ये फ्यूचर का ये फ्यूचर है। और मैं एक चीज अपने यंगस्टर से बोलूंगा कि जब आप लोग बात करते हो जॉब्स की, आप लोग जॉब करने की नहीं, आप लोग एंटरप्रेन्योर बनो, जॉब क्रिएट करो। ये सबको जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस को हैं, उनको सिर्फ जॉब करने के लिए अपनी प्राथमिकता नहीं रखनी चाहिए। उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम एंटरप्रेन्योर बने, हम कंट्री में जॉब क्रिएट करें। तो इंस्टेड ऑफ यू गेटिंग ए जॉब, इट्स बेटर दैट यू क्रिएट 10 जॉब्स इनटू द कंट्री। चलिए, इस पॉजिटिव नोट के साथ ही हम संपन्न करते हैं आज आवाज देश की का। आवाज देश की में ये बात स्पष्ट हो गई है कि हम लोग जो आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं वो जो है लगातार हम जो प्रयास कर रहे हैं अपनी योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से, उसका फल सामने आ रहा है। और ये जो है फल और भी मीठा हो सकता है संजीव जी, अगर हम युवाओं को और अवसर प्रदान करें और युवा भी जो है बढ़ चढ़कर
इन अवसरों का लाभ उठाए। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, बहुत सारे बिंदुओं को सामने रखा। अजय जी, आपका भी वर्चुअली जुड़ने के लिए और बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।